हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे और भाग 4 में कितने अनुच्छेद है ये सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये सब अनुच्छेद क्या क्या कहता है, इसमें क्या क्या राइट मिला हुआ हम लोग को, ये सब के बारे में सब कुछ हम लोग जानकारी लेंगे दोस्तों। देखिए, ये भाग 4 में क्या चीज की चर्चा है दोस्तों? नीति निदेशक तत्व। कितना से कितना अनुच्छेद इसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 में कितने से कितने अनुच्छेद तक चर्चा है दोस्तों? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों? नीति निदेशक तत्व की। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट। नीति निदेशक तत्व को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट्स। देखिए, ये नीति निदेशक तत्व बनाने का क्या है दोस्तों? ये देश के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेकिन ये मूल अधिकार की तरह नहीं, एक एक्चुअली उसका छोटा रूप है, लेकिन इसको बनाया किस लिए गया ये आप समझ लीजिए, ठीक है। जब ये नीति निदेशक तत्व बनाया गया दोस्तों, तो सरकार के पास इतना धन संसाधन नहीं थे कि इसको लागू कर सके। तो ये दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय तो भारत बहुत गरीब देश हुआ करता था दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेज सब लूट करके लेते गए थे। तो उस समय ये नीति निदेशक तत्व बनाए। देखिए, जो मूल अधिकार है, जो आदमी को जेन्युइनली तरीके से मिलना चाहिए, वो मूल अधिकार में जोड़ा गया। लेकिन जो चीज़ ऐसे कुछ चीज़ें थी जो सरकार पे निर्भर करेगी कि वो उस राज्य में लागू करेंगी या नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी के तहत ये नीति निदेशक तत्व को बनाया गया था। देखिए, इसको 1947 में 50 में किस लिए लागू नहीं किया गया दोस्तों? क्योंकि सरकार के पास उस समय ना उतना धन थी, ना उतना संसाधन थी कि इसमें जितने भी अनुच्छेद लिखे गए, जितने भी अधिकार लिखे गए हैं, इसको सरकार पे छोड़ दिया दोस्तों। जितने भी राज्य सरकार बनेगी वो अपने हिसाब से इसको लागू कर सकती है। चाहेंगे तो लागू करेंगे, चाहेंगे तो लागू नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, विधवा पेंशन कहीं पे मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन कहीं मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। जो राज्य लागू कर देता है वो देता है दोस्तों, और जो राज्य लागू नहीं करता उसको नहीं मिलता है। जैसे जब अखिलेश यादव की सरकार थी दोस्तों यूपी में, तो वहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह मिलती थी, लेकिन जब से योगी सरकार आए तो उन्होंने बंद करा दिया। तो ऐसा कोई यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है दोस्तों कि आपने बंद करा दिया, क्यों बंद करा दिया, ठीक है। जैसे शराबबंदी का मुद्दा है दोस्तों, बिहार में बंद है, झारखंड में चालू है, यूपी में चालू है। तो ये सरकार पे निर्भर करता है दोस्तों कि इस पर ये लागू करे या ना करे। तो यही सब बातें नीति निदेशक तत्व में लिखा गया है। इसको मूल अधिकार की तरह इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय सरकार के पास इतना धन संसाधन नहीं थी कि सबको लागू कर दिए। देखें, गरीबी रेखा से नीचे वाले को मुफ्त में चावल, दाल, चीनी वगैरह सब कुछ मिलता है दोस्तों। तो जो सरकार चाहती है देना वो देती है, जो सरकार नहीं चाहती वो नहीं भी देती है। इंदिरा आवास देती है दोस्तों, वृद्धा पेंशन देती है, मुफ्त में साइकिल वगैरह बांटती है। ये सब के बारे में आप लोग देखते होंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे है वो सबको मिलता है, उन लोग को ये सुविधाएं मिलती हैं। तो यही सब बातें नीति निदेशक तत्व में लिखा गया है, क्योंकि ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वो सरकार उसको देना चाहती है जनता को या फिर नहीं देना चाहती है। तो इस वजह से केटी शाह ने क्या कहा था दोस्तों, नीति निदेशक तत्व के बारे में क्या कमेंट किया था? इन्होंने कहा था कि ये एक ऐसे चेक के समान है दोस्तों, जो बैंक अपने मर्जी से भुगतान करेगा कि कितना देना है, कितना पैसा देना है इसको आदमी को। अगर कोई आदमी निकालने के लिए 10,000 रुपया हमको चाहिए तो बैंक 2,000 देगा कि हाँ हम बैंक है, हम ही जो देंगे वही लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वो ये नीति निदेशक तत्व तो लागू करेंगे या फिर नहीं या ना करेंगे, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व के कितना से कितना अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी चर्चा है। देखिए, यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये पद कहाँ से लिया गया है, कौन सा देश से लिया गया है ये नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत? तो यह आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। नीति निदेशक तत्व का पद कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने यह सिद्धांत किससे लिया था? तो स्पेन देश से लिया था, स्पेन से। तो ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नीति निदेशक तत्व का भारत किससे लिया है? तो भारत लिया है आयरलैंड से, और आयरलैंड किससे लिया था? तो स्पेन देश से लिया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कायम करना, ठीक है। सामाजिक तौर से आदमी को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसको आर्थिक मदद कैसे दे सकते हैं, ये सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कायम करना, ठीक है। अब इसके प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या दोस्तों? इसकी परिभाषा है, नीति निदेशक तत्व की परिभाषा है। तो परिभाषा जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या परिभाषा है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इसको लागू करेंगी या नहीं करेंगी, इसको कहाँ से लिया गया है, ये सब इसकी परिभाषा में आता है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों? नीति निदेशक तत्व की
परिभाषा है। 37 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए इसको जबरदस्ती हम लोग न्यायालय में द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। मान के चलिए कि कोई राज्य सरकार अपने जो गरीबी रेखा से नीचे उसको कुछ 2000 रुपया मासिक भत्ता दे रही है, ठीक है, हर महीना 2000 रुपया गरीब किसानों को दे रही है, तो ऐसा दूसरा राज्य वाला नहीं कर सकता, जाके कोर्ट में केस कर देगा कि वो राज्य वाला दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा जबरदस्ती कोई भी राज्य में इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, 36 में ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायालय द्वारा बाध्य ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई किसी भी राज्य पे ये थोपा जाए, ठीक है। तो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है दोस्तों, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब क्या करेगी दोस्तों, सरकार क्या करेगी, लोक कल्याण का काम करेगी, जनता का भलाई का काम करेगी, जिससे लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये लोक कल्याण अभिवृद्धि मतलब सरकार क्या करेगी दोस्तों, लोक कल्याण का कार्य करेगी, लोगों का कल्याण का कार्य करेगी, जिससे लोगों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान हो, ठीक है। तो ये 37 और 38 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 36 में क्या है, परिभाषा है। 37 में क्या कहा गया है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। और 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब सरकार जनता का कल्याण करेगी, ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया दोस्तों, इसके अनुच्छेद 39 में प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की इसमें चर्चा है दोस्तों, समान वेतन मिला जाएगा, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन पुरुष तथा महिला को, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं कि भेदभाव होगा कि महिला को थोड़ा कम मिलेगा पुरुष को ज्यादा मिलेगा, ऐसा भेदभाव इसमें नहीं होगा। मतलब जो काम करेगा तो वही उस हिसाब से सबको पैसा मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, ठीक है। देखिए 39 का क में क्या जोड़ा गया है दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कानूनी सहायता सबको मुफ्त में मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई आप पुलिस स्टेशन में जाए वहां पर केस करेंगे जाकर के तो आपको वहां पे पैसा मांगेंगे कि आप पैसा दीजिए, यहाँ पे घूस लेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 39 का क में क्या कहा गया दोस्तों, निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कानूनी सहायता सबको निःशुल्क मिलेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा उन लोग को सब कुछ दिया जाता है दोस्तों। वो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं, जनता के सेवा के लिए वो सब बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि जनता से वो सब पैसा लेंगे, ठीक है। तो कानून से रिलेटेड जो भी है दोस्तों, तो वो कानून की सेवा करना हर पुलिस वाला का धर्म है दोस्तों, और जो भी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए उन लोग को वो धर्म है, ठीक है। तो निःशुल्क विधि सहायता मतलब फ्री में कानूनी सहायता सबको मिलेगी। आप FIR करिए, किसी पे कुछ भी करिए तो वो आपको फ्री में मिला जाएगा। ऐसा नहीं कि पुलिस आपको जबरदस्ती डांट फटकार के भगा दे कि आप इतना पैसा जमा कीजिए तभी आपका कुछ बात सुना जाएगा, ऐसा वो नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं तो उस पर क्या लग जाएगा, केस हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो निःशुल्क विधि सहायता आपको समझ में आ गया होगा। ये कब जोड़ा गया दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 द्वारा। तो 39 का क आपको पता चल गया होगा। अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा है दोस्तों, ग्राम पंचायत की चर्चा है। ग्राम पंचायत में कौन कौन सा मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब जितने भी आते हैं दोस्तों, ये सब का चुनाव की चर्चा है, पंचायत की चर्चा है, ठीक है। पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा, बहुत जगह ग्राम पंचायत होता है, पंचों को आपस में क्या होता है, पंच लोग भी कुछ भी चीज का अगर न्याय करते हैं तो वो पंच लोग करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा है दोस्तों, ग्राम पंचायत की चर्चा, ग्राम पंचायत की चर्चा, ठीक है। अब 41 देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, ठीक है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी गरीबों को, ठीक है। जैसे दोस्तों किसी की दशा अच्छी नहीं है, कोई गरीब है, कोई विधवा है, कोई मजदूर है, ठीक है, तो उन लोग को क्या दिया जाएगा दोस्तों, जो विधवा है उसको विधवा पेंशन दिया जाएगा, वृद्ध है तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है कि बुढ़ापा में अपना कुछ निर्वाह कर सके दोस्तों, ठीक है। जो विकलांग है उन लोग को देखते हैं साइकिल वगैरह दिया जाता है, लड़की लोग को साइकिल दिया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो ये सब की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। कुछ दशाओं में क्या दिया जाएगा, सरकारी सहायता दिया जाएगा, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है दोस्तों, कार्य की अनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता, मतलब इसमें कहा गया है दोस्तों, जो भी महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी दफ्तर में काम करती है, जिसका भी सरकारी नौकरी है दोस्तों, वो महिलाएं अगर अनुचित दशा मतलब वो मान लीजिए गर्भवती है, ठीक है, तो उन लोग को डिलीवरी से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उन लोग को छुट्टी दिया जाएगा दोस्तों सरकार, क्योंकि उसका पूरा ख्याल रखेगी, ठीक है। और उसको क्या करा जाएगा दोस्तों, उसको कठोर शारीरिक
श्रम मतलब कठोर शारीरिक काम उसको नहीं किया जाना चाहिए कि बोझा लेकर के सीढ़ी चढ़ रही है तो बोझा लेकर के उतर रही है, ये सब काम उसको नहीं दिया जाएगा। तो यही सब की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। कुछ मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, वही प्रसूति मतलब जो डिलीवरी के समय होता है उसी को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो महिला, गर्भवती महिला को सरकारी छुट्टी मिलेगी, कठोर शारीरिक श्रम वगैरह नहीं किया जाएगा, 3 महीना पहले छुट्टी दिया जाएगा, कुछ बाद में। देखिए दशा हो गया, फिर वहां पे मनोचित दशा हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या किया गया दोस्तों, 43 में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 41, 42, 43 इंपॉर्टेंट है। निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाएगा दोस्तों, ये भी चर्चा है, ठीक है। कोई भी आदमी को आप ऐसा काम नहीं करके इतना कम दे कि उसका दोस्तों 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुड़े, ठीक है। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते या कोई भी नहीं कर सकता है। वो इतना उसको दीजिए कि दोस्तों वो 2 वक्त की रोटी खा सके, 2 वक्त का उसका रोटी घर चल सके दोस्तों, ठीक है। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, इतना मजदूरी दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके दोस्तों, अपना जीवन निर्वाह कर सके, ठीक है। तो 41 में क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 42 में मनोचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता दी जाएगी, और 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, इतना मजदूरी दिया जाएगा कि कोई भी गरीब आदमी अपना जीवन यापन, अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए दमन, ठीक है। 41, 42, 43 में आप कर सकते हैं दमन। द से क्या हो गया दशा, म से मनोचित दशा और न से निर्वाह, ठीक है, निर्वाह योग्य। 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। तो आपको 36 से लेकर के 43 तक आपको पता चल गया होगा दोस्तों ये कौन कौन सा अनुच्छेद और क्या क्या कहता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं 43 का क में क्या कहा गया है। देखिए उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी दोस्तों, जितने भी कामगार हैं, जितने भी काम करने वाले फैक्ट्री वगैरह में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, उन लोग को उसमें भागीदारी दी जाएगी। जो भी जितना भी प्रॉफिट होगा देखते हैं उसी से उन लोग को बोनस, एरियर वगैरह मिलता है, देखते हैं मजदूरों को। तो वो सब की सहायता, वही सब की चर्चा इसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 43 का क में, ठीक है। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी, ठीक है, अनुच्छेद 43 का क। 43 में क्या कहा गया दोस्तों, निर्वाह योग्य मजदूरी, और 43 का क में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 44 क्या कहता है दोस्तों, समान सिविल संहिता। देखिए समान सिविल संहिता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये समान सिविल संहिता का कहने का मतलब क्या है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना रीति रिवाज है, सबका अपना अपना त्यौहार मनाने का, शादी ब्याह का, सबका अपना अपना कल्चर है। तो उसमें देखिए दोस्तों समान सिविलता कहने का मतलब है दोस्तों सबके लिए शादी करने की और तलाक की व्यवस्था समान है, चाहे वो उनकी रीति रिवाज अलग अलग हो। क्योंकि जानते हैं दोस्तों मुस्लिम में निकाह होता है, हिंदू में वरमाला ये सब होता है, लेकिन जब भी अगर दोस्तों तलाक होगी या शादी होगी तो कोर्ट का कागज से साइन करवाया जाता है। तलाक भी होती है तो वहाँ पे कोर्ट में पहले अर्जी देना पड़ता है, पहले फाइल करना पड़ता है, डिवोर्स पेपर बहुत सारा बनता है, ये सब चीज बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है दोस्तों। समान सिविल संहिता का मतलब सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्त समान होगी, चाहे उनके शादी करने की रीति रिवाज अलग अलग हो, ठीक है। यही कहा गया है अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता मतलब सभी धर्मों के लिए कानून समान है, चाहे उनकी रीति रिवाज अलग हो फिर भी, ठीक है, उनके तलाक की और विवाह की रीति शर्त समान रहेंगी। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। VVI 6 वर्ष से कम आयु की स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सरकार की जिम्मेदारी है। 6 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य का जिम्मा किसका है दोस्तों, सरकार का है। इसीलिए देखते हैं जब भी 6 महीना तक का बच्चा होता है तो ये टीका सुई लगाया जाता है, बहुत तरह का, कोई चेचक का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, टिटनस का टीका लगाया जाता है। तो वो टीका किस लिए जाता है कि सरकार की वो जिम्मेदारी है कि वो 6 महीना तक के बच्चों को वो स्वास्थ्य रखे, पूरा स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी है सरकार की, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। 14 वर्ष तक सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी ही देगी, ठीक है, 12th क्लास तक। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए यह पहले दोस्तों नीति निदेशक तत्व में था, क्यों सरकार दे या ना दे। अभी मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया कि नीति निदेशक मतलब सरकार चाहेगी तो इसको लागू करेगी, चाहेगी तो हटा देगी। लेकिन दोस्तों इसको 86वां संशोधन 2002 द्वारा मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। मूल अधिकार में इसलिए जोड़ दिया गया कि क्योंकि सरकार को इसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा देना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा 6 वर्ष के छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये पहले दोस्तों ये नीति निदेशक तत्व के भाग 45 में था, लेकिन इसको जोड़ दिया आप किस में, अनुच्छेद 21 का क में जोड़ दिया गया है,
अनुच्छेद 21 का कम है और इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जितने भी होंगे उसको उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, लेकिन इसको अब मूल अधिकार बना करके अनुच्छेद 21 का क में जोड़ दिया गया है 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों अब अनुच्छेद 46 आ जाते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या कहता है? अनुच्छेद 46 में कहा गया है दोस्तों, SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है दोस्तों। विशेष आरक्षण की चर्चा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी से संबंधित कोई भी जगह हो दोस्तों, तो उसमें क्या है SC ST OBC के लिए आरक्षण की चर्चा हो ताकि इनका दमन ना हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 46 47 में क्या है दोस्तों? 47 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार क्या करेगी दोस्तों? पोषण आहार उपलब्ध कराएगी गरीबों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे खाना भेड़ बकरी जैसा दे दी। पोषण युक्त आहार गरीबों को सरकार देगी। ठीक है, उपलब्ध कराएगी सरकार पोषण युक्त। और नशीली दवाई तथा शराब पर रोक लगाएगी। नशीली दवा और शराब पर क्या करेगी दोस्तों? रोक लगाएगी, शराबबंदी कर सकते हैं। ये शराबबंदी का किसमें लिखा गया है दोस्तों? यह 47 में ही लिखा गया है। और पौष्टिक खाना भी देगी, ये किसमें लिखा गया है? यह भी 47 में लिखा गया है। तो जो चीज देगी दोस्तों, जो सेहत के लिए अच्छा है वो देगी और सेहत के लिए खराब है उसको छीनेगी। मतलब पोषण युक्त आहार खिलाएगी प्लस नशीली दवाएं, ड्रग्स उरग्स जितना भी हो गया, या तो फिर शराब उराब हो गया दोस्तों, खैनी बीड़ी गुटखा, इस सब पर प्रतिबंध सरकार लगाएगी। ठीक है, तो इसकी चर्चा है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। जितना से जितना हो सके दोस्तों पशुपालन करना है और हमारे जो पशुओं हैं उन लोग को संरक्षण देना है दोस्तों, उन लोग को मरने से बचाना है और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की चर्चा है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 48 में पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक की चर्चा है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। देखिए अब 48 का क में क्या जोड़ा गया है दोस्तों? पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, पर्यावरण मतलब हम लोग के वातावरण में कोई भी जहां मन तहां फैक्ट्री खोल के देखते हैं, पर्यावरण को पूरा गंदा कर रहा है दोस्तों। कितना पोल्यूशन हो गया भारत में। उसके बाद जंगलों की रक्षा करना उनको जिम्मेदारी होगी। जंगली जानवरों की रक्षा करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी तो सबको जाकर के पेड़ उड़ काट के खत्म कर देगा, जानवरों को मार देगा और जहां मन तहां क्या करेगा दोस्तों? पोल्यूशन वगैरह कर देगा। तो वो सब की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? सरकार की जिम्मेदारी है। तो यही इसमें लिखा गया है। ठीक है, 48 के क में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया है दोस्तों? सरकार पर्यावरण की रक्षा करेगी, जंगलों की, वनों की रक्षा करेगी और जंगली जानवरों की रक्षा करेगी। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है दोस्तों? राष्ट्र स्तर के स्मारकों को रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों। राष्ट्र स्तर की स्मारक मतलब मोन्यूमेंट जो भी है, जैसे ताजमहल हो गया, विश्व एक भारत का धरोहर है, लाल किला हो गया, या फिर कुतुब मीनार हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, अशोक स्तंभ हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? भारत की धरोहरें हैं, ये प्राचीन काल की हम लोग की ये धरोहरें हैं दोस्तों। तो वो सब की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी की उसकी रख रखाव करे, उसको वेल मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 में उसी की चर्चा है। क्या चर्चा है दोस्तों? राष्ट्र स्तर की स्मारकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब जितने भी है वो सब की। ठीक है, अब अनुच्छेद 50 में देख लेते हैं क्या कहा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 50 में कहा गया है दोस्तों, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग करना। जैसे जितने भी न्यायपालिका में जैसे कोर्ट वगैरह जितने भी हो, किससे अलग रहेंगे दोस्तों? ये कार्यपालिका से अलग रहेंगी। जो भी ऑफिशियल वर्क है, SP, DSP, DC, कलेक्टर, मुलाजिम जो भी काम करते हैं दोस्तों, पुलिस उलिस, सबको किससे अलग रखना है? सबको कानून से सबको अलग रखना है। ठीक है, जो समाज को चलाने वाले हैं और जो कानून से संबंधित है, दोनों को अलग अलग है। ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, कोई अगर इधर गलत काम करेगा दोस्तों, कानूनी कार्रवाई उसको भी होगा। ठीक है, तो दोनों को क्या रखा गया है दोस्तों? यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। ठीक है, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर देता है दोस्तों, दूसरे देश से लड़ाई कर लेता है, तो ये सबको सुलझाया कैसे जाएगा दोस्तों? तो आपसी बातचीत से ये सबको सुलझाया जाएगा। तो इसी की चर्चा है दोस्तों। तो एक देश दूसरे देश से अगर
उन लोग का दुश्मनी है दोस्तों, या तो फिर तनाव है, तो उस सबको कैसे बात को सुलझाया जाएगा? तो आपसी संबंध से सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो इसी की चर्चा इसमें, शांति को बढ़ावा देना। इसी अनुच्छेद 51 के तहत ही दोस्तों भारत यूएनओ का सदस्य बना है दोस्तों। अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ का सदस्य बना है। तो ये थी दोस्तों नीति निर्देशक तत्व की प्रमुख जानकारी। देखिए क्या क्या कहा गया दोस्तों। 43 में उद्योग प्रबंधन, 44 में समाज सिविल संहिता, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। इसको अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया 86वां संशोधन द्वारा, क्योंकि अब शिक्षा लेना सबका मौलिक अधिकार है दोस्तों, शिक्षा लेना। ठीक है। 46 में SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 में पोषण युक्त आहार खिलाएगी प्लस नशीली दवाई शराब इस सब पर रोक लगाएगी। 48 में क्या कहा गया दोस्तों, पशुपालन को बढ़ावा देना, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। 48 का क में पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद 49 में क्या कहा गया दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। और 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग करना। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। तो ये आपको नीति निर्देशक था, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग के दिमाग में घुस जाए दोस्तों, और आपको अचानक से याद भी हो जाए। धन्यवाद।